प्रताप के पिताजी का नाम क्या था? उदय सिंह। उदय सिंह जी मरते मरते, महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे लेकिन उसके बावजूद राजा नहीं बना के गए, प्रताप के छोटे भाई को राजा बना गए। छोटे भाई का नाम था जगमाल। राजा महाराजाओं के टाइम में एक रिवाज होता कि भाई एक राजा के खूब सारे बेटे हैं, जैसे है ना, कहते उदय सिंह के 28 बेटे थे, प्रतापन जगमाल कितने भाई थे? 28 भाई थे। तो जब उदय सिंह जी मरे तो अंतिम संस्कार करने के लिए जाएंगे, तो वह बेटा जो अगला राजा बनेगा वो अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। राजा का वह बेटा जिसे अगला राजा घोषित किया गया है वह पिता के अंतिम संस्कार में भागे, बाकी सब परिवार वाले जलाने के लिए जाएंगे, वो नहीं जाएगा। ऐसा माना जाता था कि राजा के किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, तो न तो कोई बाल कटवाता था, ना रोता था, ना पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेता, बल्कि उसके लिए कहा जाता कि तू राज तिलक की तैयारियां कर, हम लाश को जला के आ रहे हैं, तब तक तू नहा धो के तैयार रहना, आते तेरे को राजा बनाएंगे, क्योंकि राजा की सीट कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो अब अगला राजा कौन बनेगा इनमें से? जगमाल। तो अंतिम संस्कार में भाग कौन नहीं लेगा? अच्छा, उदय सिंह की मृत्यु कहां पर हुई? गोगुंदा। तो गोगुंदा में अंतिम संस्कार हुआ, वहीं छतरी बनी हुई है। गोगुंदा में जब जलाने के लिए लेके गए, अब उदय सिंह मेवाड़ के राणा जी मरे, सारे सामंत आएंगे, अंतिम संस्कार जनता ही आसपास की खूब सारी, अब जनता इकट्ठी हो रखी, सामंत इकट्ठे हो रखे, और वहां पर सबने देखा कि वहां पर प्रताप खड़े थे। कौन खड़े थे? लोगों को लगता था उदय सिंह के बड़े बेटे कौन है? प्रताप। तो राजा भी कौन बनेंगे? प्रताप। अब जनता ने जब प्रताप खड़े तो खुसर पुसर होनी शुरू की, प्रताप यहाँ कैसे है, प्रताप यहाँ कैसे है, ये तो रिवाज तोड़ रहे हैं, बड़ा जो बेटा राजा बनता है वो तो अंतिम संस्कार में भाग ही नहीं लेता, ये यहाँ पे क्यों आ गए? तो फिर खुसर पुसर हुई, तो किसी ने पूछा प्रताप से, भाई आप यहाँ कैसे? अपना तो रिवाज है कि जो भी अगला राजा बनेगा पिता के अंतिम संस्कार में भागे। प्रताप ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो आपको पता नहीं होगा शायद, बाकी पिताजी मुझे राजा नहीं बना के गए, बल्कि राजा किसको बना के? जगमाल को राजा बना के चले गए। इसलिए जगमाल तो घर पे, देखो जगमाल नहीं आया हुआ यहाँ पे, और मैं जब राजा नहीं बनूंगा तो मैं तो पिता के अंतिम संस्कार में आऊं, बाकी वाले सारे भाई हम आए हुए। वहां मेवाड़ की जनता बगावत कर देती है। मेवाड़ जनता ने कहा नहीं साहब, इस समय जब देश संकटों से घिरा हुआ है, इस समय जब देश मेवाड़ अकबर जैसे बड़े शत्रु का सामना कर रहा है, उस समय किसी योग्य आदमी के पास में सारी सत्ता होनी चाहिए, और उदय सिंह के सारे बेटों में सबसे योग्य आदमी कौन है? प्रताप। आप योग्य हो, बहादुर हो, योद्धा हो, अच्छे प्रशासक हो, यदि आप मेवाड़ नहीं संभालोगे तो मेवाड़ अपने हाथ में नहीं बचेगा, मेवाड़ अपने हाथ से कभी भी निकल जाएगा। इसलिए हमें जगमाल राजा के रूप में नहीं चाहिए, हमारा राजा कौन होना चाहिए? तो प्रताप ने कहा यार बात तो सही है, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूं, जो पिताजी करके जाएंगे वही होगा। तो वहां खड़े थे सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत। सलूम्बर के कौन खड़े थे? और हमने पढ़ा था कि मेवाड़ के राजा का राज तिलक कौन करेगा? सलूम्बर का सामंत कौन करेगा? और कृष्णदास जी आगे आए, कृष्णदास जी ने आगे आगे कहा कि ये तय कौन करेगा कि मेवाड़ में राजा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका फैसला महाराणा के पास नहीं है, इसका फैसला सलूम्बर के सामंतों के पास में है। मेरे पूर्वज चुंडा ने उस दिन राज छोड़ा था, तब कहा था कि मोकल राजा बनेगा और मैं सलूम्बर लूंगा। तो उस दिन कहा गया था कि सलूम्बर का सामंत बताएगा कि मेवाड़ में राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। इसलिए हमारा राजा जगमाल नहीं है, हमारा राजा कौन है? और नारे लगाए गए कि हमारा राजा कैसा हो? महाराणा प्रताप। तो प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में कर लिया था। कहां पर कर लिया था? वहीं राजा घोषित करके लाए, और प्रताप को कंधों पर बिठा के नारे लगाते हुए आए। जगमाल इधर साफा वाफा बांध एकदम तैयार था। जगमाल लगा आएंगे राते, मेरे तो बस क्या निकालना है? तिलक ही निकालना है। जगमाल ने सुना कि नारे चेंज, जब जगमाल उसने अरे अरे पता ही नहीं आपको, नारा चेंज करो, हमारा राजा कैसा हो? महाराणा जगमाल जैसा हो। कृष्णदास जी ने कहा थप्पड़ मारूंगा तो अरे प्रताप को बिठाया, और प्रताप को बिठा के उसका क्या कर दिया? तो प्रताप को उसके पिताजी राजा नहीं बना के गए थे, जनता राजा बनाती है। कौन राजा बनाती है? तो कितना जनप्रिय रहा होगा कि मेवाड़ की जनता ने अपने राणा के आदेश को अस्वीकार कर दिया था। उदय सिंह जी क्या कह के गए उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई राजा बनेगा तो कौन बनेगा? तो प्रताप का राज तिलक कौन करते हैं? इन्हीं के पास अधिकार था। कहां पे करेंगे? गोगुंदा। उदय सिंह की डेथ गोगुंदा में, तो राज तिलक भी कहां होगा? गोगुंदा। अब राज तिलक तो राजा का उसी दिन हो जाता था जिस दिन पहले वाला राजा मरता। आज राजा मरा है, अंतिम संस्कार क्या हाथों हाथ क्या कर दिया करते? राज तिलक। तो अब उसमें तो अब मर तो आदमी कभी भी सकता, जिस दिन मरेगा उस दिन हो जाएगा, पर राज तिलक समारोह जो करते, राज तिलक का जो फंक्शन करते, वो थोड़े दिन बाद में करते, मुहूर्त देख के करते। अच्छे मुहूर्त में राजा बनना चाहिए, तो कहा भाई राजा तो एक बार बना दो, फिर राज तिलक का फंक्शन दोबारा करेंगे, तब दोबारा अपने इसके राज तिलक वगैरह और कर लेंगे। तो प्रताप को बाद में कहा गया राज तिलक समारोह का टाइम पीरियड देखो, थोड़े दिन बाद में शुभ मुहूर्त देखा गया, तो कहा भाई राज तिलक समारोह अब थोड़े दिन बाद करेंगे, करो काम। तो राजा हमेशा राज तिलक समारोह राजधानी में हुआ करते, राजधानी चित्तौड़, और चित्तौड़ पे तो 1568 में अकबर कब्जा करके बैठ गया, तो अब कहां जाए?
तो कहा अपनी संकटकालीन राजधानी कौन सी है? कुंभलगढ़। तो प्रताप ने अपना राष्ट्रतिलक समारोह बाद में कहां पर करवाया था? समारोह का मतलब पूरा फंक्शन, समारोह का मतलब ढंग से पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, समारोह का मतलब आसपास के सारे राजा इनवाइट किए जाएंगे कि हमारे फंक्शन है, सारे भाग लेने के लिए आओ। ये वैसा ही है जैसे आप ये मान लो कि आज चुनाव का रिजल्ट आया और आज चुनाव का रिजल्ट आया, पता चला कांग्रेस की सीट इतनी और बीजेपी की सीट इतनी, तो कहा भाई राजस्थान में मुख्यमंत्री किसका बनेगा? कांग्रेस का। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, तो मुख्यमंत्री तय हो गया। फिर का शपथ ग्रहण समारोह 10 दिन बाद होता है। और शपथ ग्रहण समारोह का मतलब है कि फंक्शन होगा बाकायदा, फंक्शन में आसपास के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाएगा। तो प्रताप का राष्ट्रतिलक कहां कर दिया गया था? गोगुंदा। पर उनका राष्ट्रतिलक समारोह कहां पर मनाया गया था? कुंभलगढ़। मैं कहता हूं आसपास के राजा इनवाइट किए जाते हैं, तो मारवाड़ के एक राजा यहां पर आए हुए थे, चंद्रसेन। प्रताप की बहन की शादी की हुई थी चंद्रसेन से, तो वैसे भी रिश्तेदार थे, पड़ोस के राजाओं को बुलाते ही थे, ये बड़े राजा थे, तो इनको भी कहा भाई आप भी आ जाओ, इनवाइट कर लिया। चंद्रसेन उन्हीं दिनों अकबर से लड़ रहे थे। किसे लड़ रहे थे? और हम आगे पढ़ेंगे कि जिस प्रकार प्रताप मेवाड़ में अकबर से लड़े थे, उसी प्रकार चंद्रसेन कहां पर अकबर से लड़े थे? मारवाड़ में। तो हम आगे पढ़ेंगे कि चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप है। चंद्रसेन क्या? मारवाड़ का प्रताप। तो यकीनन प्रताप के बहनोई लगते हैं, प्रताप के राष्ट्रतिलक समारोह में आए हैं, उसी टाइम अकबर से लड़ाई कर रहे हैं, तो अकबर वाली बातचीत भी हुई होगी। चंद्रसेन से पूछा भाई तुम्हारे क्या चल रहा है उधर? चंद्रसेन ने कहा लड़ाइयां चल रही है, कभी लठ पड़ जाते हैं, कभी लठ मार लेते हैं। प्रताप ने पूछा मैं क्या करूं? तो उसने कहा तुम भी, तुम्हारे पिताजी लड़ाई चालू कर रखी है, तुम्हारे पिताजी 68 से चल रही है तुम्हारी तो लड़ाई, और चालू रख लो अपने। तो ठीक है, प्रताप ने कहा और ही ठीक है अपने तो बात। उधर ये बात अकबर को पता चली कि भाई राजा चेंज हो गया, 1572 में उदय सिंह जी की डेथ हो जाती है, नया राजा कौन बन गया? महाराणा प्रताप। उदय सिंह ने अपने जीवन में अकबर की अधीनता स्वीकार, अकबर से संधि का कोई भी उसने प्रस्ताव स्वीकार नहीं। तो अकबर जानता था कि यार उदय सिंह तो पूरी जिंदगी नहीं माना, अपने से संधि नहीं किया, अधीनता नहीं मानी, अब नया नया लड़का राजा बना है, राजा चेंज हुआ है, क्या पता ये मान जाए। तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए अपने 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? कौन कौन है चारों नाम बताओ? मानसिंह। कोर्ची बोलचाल में बहुत अच्छा बंदा था, कोर्ची दूत ही था, यही काम करता, राजाओं के साथ बातचीत करने का यही काम करता। 1572 में प्रताप राजा बनते अकबर ने कोर्ची को भेजा। कोर्ची अपनी तरफ से बधाई दे, क्या राजा महाराजा आसपास में कोई राजा बनता बधाई भेजते, भले आपस में दुश्मन है तो भी एक दूसरे को बधाइयां वगैरह भेज दिया करता। ये आज भी है। मैं कहता हूं अभी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री चेंज होगा, शहबाज शरीफ शपथ लेंगे, इधर से प्रधानमंत्री मोदी की बधाई जाएगी, भले अपनी नहीं बनती है। ऐसा होता है, जनरल शिष्टाचार होता है और उस शिष्टाचार का फॉलो किया ही जाता है, पालन करते हैं उसका। बनती हो तब तो बाकायदा बुला लेते हैं शपथ ग्रहण समारोह। मुझे याद है मोदी जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो आसपास वाले कई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुला लिया था कि आओ यार सारे, और पाकिस्तान वालों ने वहां से बधाई भेज दी। उनको लगता है जाएंगे तो पाकिस्तान की जनता नाराज हो जाएगी, इधर वालों अपने वालों को लगता है अपने जाएंगे तो इंडियन जनता नाराज हो जाएगी, पर फिर भी बधाइयां भेजते हैं। यार कोई बात नहीं, आप बने हो, नए बने हो तो हमारी तरफ से बधाई तो ले लो। तो कोर्ची को अकबर ने भेजा कि भाई जा अपनी तरफ से बधाई दे के आ जा, और बात करे थोड़ा पूछ लेना क्या प्लान है बंदे का आगे। कोर्ची गुलदस्ता लेके आया। कोर्ची ने आगे महाराणा प्रताप कहा मैं अकबर का दूत हूं और बादशाह अकबर ने आपके लिए हृदय के अंतिम तल की गहराइयों से शुभकामनाएं भेजी, हमारी तरफ से हमारा बुके भी स्वीकार कीजिए। और प्रताप ने कहा थैंक यू, बैठो चाय पानी पियो भाई। तो उसने बातों में पूछा भाई क्या क्या प्लान है आपका आगे? प्रताप ने कहा सेम। कौन सा? कोई डेडी वाला जो पापा कर रहे थे। कोर्चिन का थोड़ा बहुत चेंज, कोई स्लाइटली थोड़ा बहुत ना, कुछ भी आगे भविष्य में, निकट भविष्य में कभी कुछ करो करना पक्का, उसने कहा। कोर्ची वापस गया, कोर्चिन जाके अकबर कहा भाई आदमी ने साफ साफ क्या कर दिया, मना, और वो किसी भी तरीके से संधि करने के लिए तैयार। अकबर समझदार आदमी, अकबर को लगा नहीं यार बातचीत करने से बातचीत बनती है, तो किसी नए बंदे को भेजा जाए। मुझे लगा राजस्थान के राजा से बातचीत करनी है तो क्यों ना किसी राजस्थान वाले बंदे को भेजा जाए। यंग लीडर बनाया, एकदम यंग राजा बनाया, तो क्यों ना किसी यंग को भेजा जाए। 32 साल के थे प्रताप राजा बने थे, किसी यंग को भेजा जाए। और प्रताप के दरबार में आमेर के एक राजा रहते थे, भगवंत दास। आमेर के राजा कौन है? आमेर अपने जयपुर। जयपुर के राजा जी कौन थे? और भगवंत दास जी के बेटे थे, उनका नाम क्या था? मानसिंह। बाप बेटे हैं, तो मानसिंह राजकुमार है और भगवंत दास क्या है? राजा। तो मानसिंह यंग ही एकदम। तो अकबर ने मानसिंह की तरफ देखा और मानसिंह कहा भाई मानसिंह कितने दिन हो गए आमेर गए? उसने कहा सर कई दिन हो गए। तो छुट्टी है, जाया कई दिन घूम के आजा, पर उदयपुर होके जाना। किधर से होके जाना? उदयपुर। और समझ गया ना तू? उसने कहा हाँ सर, प्रताप से बातचीत करनी है। कहा तो यहाँ ऐसा कहा जाता है भाई मानसिंह यहाँ प्रताप से बातचीत करने के लिए आए। अब कौन है मानसिंह? है कौन? आमेर का राजकुमार। कौन है आमेर का? प्रोटोकॉल ये कहता है कि रूस का रक्षा मंत्री आएगा तो हमारा रक्षा मंत्री मिलेगा, अमेरिका का विदेश मंत्री आएगा तो हमारा विदेश मंत्री मिलेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आएगा तो हमारा प्रधानमंत्री मिलेगा,
फलाना जगह कोई सूचना प्रसारण मंत्री आएगा तो अपना सूचना काउंटर पार्ट बराबर वाला मिलता है हमेशा ना। अभी कौन सा एक मैं भूल रहा हूं, रूस का अमेरिका का कौन विदेश मंत्री आया हुआ था, रूस का कहां का, अभी थोड़े दिन चीन, चीन का। तो एस जयशंकर प्रसाद मिले थे, उसने बाद में कहा मुझे तुम्हारे प्रधानमंत्री से मिलाओ, उसने कहा और कि मुझे प्रधानमंत्री से मिला, इंडिया वालों ने मना किया, दिमाग खराब है, प्रधानमंत्री तेरे लिए बैठा है, तो विदेश मंत्री मिल लिए, तुम्हारा प्रधानमंत्री आएगा तब मिल लेंगे हम। तो भाई अपने प्रधानमंत्री बनता उनके राष्ट्रपति बनता उधर, तो तुम्हारा राष्ट्रपति है तब मिल लेंगे, तुमसे किस बात का मिला जाए। तो काउंटर पार्ट वाला होता है, अपवाद अलग है, कई बार मिल भी लेते हैं, पर ज्यादातर ये होता है उधर से जो आया उधर से भी वो बनता मिलवा दिया जाए। प्रताप को पता चला आमेर का राजकुमार बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने अपने राजकुमार को भेज दो। और प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, कौन थे, तो अमर सिंह को कहा बातचीत करने के लिए जाओ भाई। उदयपुर में शाम के टाइम में डिनर का प्रोग्राम था, डिनर पे मान सिंह को बुलाया हुआ था। तो एक तो होता क्या है कि भाई अपने घर पे कोई मेहमान आया हुआ है, तो मेहमान तो आएगा डिनर पे लेट, अपने जाएंगे जल्दी, कार्यक्रम तो अपने को करना है। उस दिन मान सिंह आया जल्दी, अमर सिंह आया लेट। तो मान सिंह आगे वहां पर बैठ गए, आसपास वो नौकर चाकर खड़े, उनको कहा भाई कहाँ रे तुम्हारे, सर आ रहे बैठो सर आ रहे। इतने में कहीं से अमर सिंह डोलता डोलता आया। तो अमर सिंह ने कहा था कि एक तो अमर सिंह थोड़ा बदमाश टाइप का बंदा था, गांव में कहते बहुत छड़ो है, उस टाइप का सा आयु। तो आए सामने, अमर सिंह आगे सामने बैठ गया, सामने बैठ के मान सिंह टांगे लाए, दूर से नमस्ते गए, अंकल नमस्ते, वाईफाई चरण स्पर्श किए दूर से। मान सिंह को बड़ा बुरा लगा कि यार ठीक है, और अंकल कैसे हो। तो मान सिंह ने पूछा तेरे पापा कहाँ है तेरे, तूने कहा पापा पेट दर्द हो रहा है उनका। वो हंस हंस के जवाब दे कि मान सिंह से रहा नहीं कर, मान सिंह थालियां फेंकी कदन तेरे बाप को जाके कि मैं तेरा और तेरे बाप दोनों का पेट दर्द युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा। लोग मान सिंह कच्चा वागत है, बकवास करते हो। और वो वहां से पैर पीट के वहां से निकला। तो अमर सिंह और बदमाश, अमर सिंह ने पीछे लगे, अंकल ऐसे क्या गुस्सा कर रहे हो, बात तो सुनो एक, क्या है अब तेरे, कि वो क्या कर रहे थे आप, वो पापा का पेट दर्द कहां ठीक कर दोगे। तो कहा मैं युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा। तो क्या अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लाना। अकबर के साथ उनकी बुआ की शादी हो रखी थी, तो अकेले क्यों आना, उसको साथ ही लेना, फिर हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो मान सिंह ने कहा रुक तू। मान सिंह ने और पैर पटके और आगे बढ़ा, उसने अंकल लास्ट बात एक और सुनो, तो अब क्या बाकी रह गया तुम्हारे, कि हमारे पाली में एक जगह पड़ती है सोजत, तो वहां की मेहंदी बहुत अच्छी है, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, बुआ जी के लिए ले जाओ। मान सिंह खार खाया हुआ गया यहां से। जून का महीना था, जून में आया था मान सिंह अपने, गर्मी में और गर्मी चढ़ी दिमाग में, और अकबर को जाका अब भी हाथों हाथ, अब क्या मुझे सेना दी जाए, मैं उन बाप बेटों को जाके बता दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अकबर ने अरे क्या बात हुई, बात तो बता। क्या कहा प्रताप ने, प्रताप मिलनी नहीं है, क्यों, तो उसने कहा कि राजकुमार आता तो राजकुमार मिल लेता है, और उनका राजकुमार अमर सिंह बातचीत करने का। तो उसने क्या कहा, पूछो मत आप क्या कहा, आप सेना दो मुझे, मैं बताऊंगा उन बाप बेटों को मैं क्या कर सकता हूं। और अकबर के बात समझ में आ गई, हाँ बात तो सही है, राजकुमार जाए तो राजकुमार मिले, इसका मतलब राजा जाए तो राजा मिले। और उसने भगवंत दास जी की तरफ देखा, मान सिंह के पापा कौन थे, हाँ मेरे राजा कौन थे, भगवंत दास, और भगवंत दास जी की तरफ देखा, भगवंत दास सिंह समझ गया साहब जाना है मुझे, चला जाऊंगा। और उसने अपने बंदों को कहा कि मान सिंह के लिए कहा भाई साइड में ले जाओ, माउंटेन ड्यू पिलाओ, थोड़ा चिल करो यार बंदे को। तो इस बार किसको भेजा गया, सितंबर के आसपास में भगवंत दास जी अपने यहाँ पर है। भगवंत दास जी आए तो प्रताप ने मुलाकात की, प्रताप मिले उनसे, प्रताप मिले तो भगवंत दास जी ने कहा कि देखो प्रताप, अकबर बड़ा राजा है, तुम्हारी पार तो पड़ेगी नहीं, तुम कैसे लड़ोगे उसके खिलाफ। देखो हम जयपुर वालों, जयपुर को तब आमेर बोलते, हम आमेर वालों ने संधियां कर ली, तुम भी अब संधि कर लो। प्रताप ने कहा भगवंत दास जी बात ऐसी है कि आज के लगभग 50 साल पहले मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से खानवा के मैदान में लड़ रहे थे, सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी। उस समय आपके दादाजी पृथ्वीराज हमारी तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, आमेर का पृथ्वीराज गया था, क्योंकि उस समय मेवाड़ का झंडा बुलंद था और मेवाड़ के झंडे के नीचे सारे राजा आके लड़ा करते। अब चलो हम मेवाड़ वाले उतने शक्तिशाली नहीं है आजकल, आप आमेर वाले भी खूब शक्तिशाली हो। भगवंत दास जी एक काम करो, आप मुगलों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दीजिए, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे मेरे से आज लड़ा जाए कल लड़ा जाए। भाई मुगलों से संधि का मतलब है उनकी तरफ से लड़ना पड़ेगा। भगवंत दास जी ने कहा देख तेरे दादाजी नुकसान खूब ही करवा गए थे, और तू मैं अब भाई ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता कि नुकसान हो। प्रताप ने कहा फिर क्यों आते हो, कभी बेटा आता है, कभी बाप आ जाता है, घर रहा करो अपने। तो भगवंत दास जी को भी उसने भेज दिया। अकबर फिर भी धीरज वाला आदमी, अकबर ने कहा नहीं वन मोर ट्राई। इस बार किसको भेजा गया, निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री था। टोडरमल कौन था, वित्त मंत्री। तो कहा गया कि भाई टोडरमल जी का
टोडरमल जी आए, टोडरमल जी यहाँ कई दिन रह के गए। टोडरमल जी आए, बातचीत की, पहले मेवाड़ वाले नेताओं वेताओं ने, वित्त मंत्रियों ने, सबने बातचीत की, फिर प्रताप भी मिले टोडरमल से। तो टोडरमल जी ने प्रताप से कहा कि प्रताप देखो, घर की सी बात यह है, मैं तो आपको भाई मानता हूं, घर की सी बात बता रहा हूं कि मैं अकबर का वित्त मंत्री और अकबर के पास में अथाह धन पड़ा है, अथाह। कितने भी साल लड़ाई कर लेगा तो भी उसका धन खत्म होने वाला। आप मेवाड़ वाले धन कहां से लाओगे लड़ाई के लिए? लड़ाई के लिए केवल जिगर की आवश्यकता थोड़ी है, बहादुर की आवश्यकता थोड़ी है, पैसा चाहिए भाई साहब। बिना पैसे के लड़ाई कैसे करोगे? इसलिए संधि कर लो, लड़ाई में तेरा घाटा, उसका मर जाओगे यार फालतू में। प्रताप ने कहा टोडरमल जी आप तो आराम से रहिए, जितने दिन और रहना मेवाड़ के अंदर गुजारिए, कोई कमी हो तो मुझे बताना, और जब पधारो यहां से तो अकबर को जाके कहना कि लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दे। हमने तैयारियां शुरू कर दी है। और वो क्या कर रहे थे आप? धन। तो अभी मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, मेवाड़ के भामाशाह पैसा आ जाएगा हमारे पास, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। अकबर ने 4 दूत भेजे, चारों से प्रताप ने संधि करने से यह दिखाता है कि वह व्यक्ति कितना स्वाभिमानी था। वह व्यक्ति, उसे जनता द्वारा राजा बनाया गया था, यह बात बताती है कि वह कैसे राजा थे, जनप्रिय। अकबर के 4 प्रयासों को उसने बेरंग लौटा दिया था, यह बात बताती है कि वो क्या थे, स्वाभिमान। अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए तब तो तरीका क्या बचता है? लड़ाई बचता है। और आपके विश्व का प्रसिद्ध युद्ध, जिसे बच्चा बच्चा जानता, आप सब जानते हो, किस किस के बीच में युद्ध हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अच्छा, अकबर खुद युद्ध में आया नहीं था, मुगल बादशाह खुद युद्ध में कम ही जाते, सेनापति भेजते। अकबर अजमेर तक आया था। कहां तक आया था? अजमेर तक आया। अजमेर में आने के बाद उसने अपनी सेना भेजी और सेनापति बना के भेजा मान सिंह को। किसको भेजा? पहली बार किसी युद्ध में अकबर ने मान सिंह को सेनापति बना के भेजा था। वो युद्ध कौन सा है? हल्दी घाटी से पहले मान सिंह किसी भी युद्ध में स्वतंत्र सेनापति के रूप में नहीं गया था। तो यहां पे अकबर की तरफ से सेनापति कौन है? मान सिंह, पहली बार इसी को बना। साथ में एक बंदा और भेजा, आसफ खान। कौन कौन 2 सेनापति भेजे? सुन लो एक बार, बाद में लिख लेना, एक साथ लिख लेना आप। एक तो मान सिंह और दूसरा कौन है आपके? किसके तरफ से सेनापति? अकबर खुद आया है क्या? नहीं, अजमेर तक आया। कहां तक आया? यहां से सेना देके उसने मान सिंह का भाई जा सिमरन लिया, बदला लिया तेरा जाके। इधर प्रताप की तरफ से कौन कौन है? तो एक तो सलुम्बर वाले तो हमेशा हरावल में रहते हैं, तो कृष्णदास चुंडावत। सलुम्बर के कौन थे? कृष्णदास चुंडावत। एक ग्वालियर के राजा थे रामसा तोमर। ग्वालियर के राजा कौन थे? रामसा तोमर के बेटे के साथ में महाराणा प्रताप की बहन की शादी कर रखी थी, तो रिश्तेदार भी लगते थे। अकबर ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था, तो ये अकबर से नाराज भी चल रहे थे। प्रताप चाहते थे कि वे लोग जो अकबर से नाराज चल रहे हैं उनका गठबंधन बना लिया जाए, तो इनको ग्वालियर वालों को इन्वाइट किया, भाई आप आ जाओ। तो ग्वालियर से साथ देने के लिए कौन है? रामसा तोमर। मैंने बताया था कि मुगल जब भारत में आए थे तब भारत में राज था अफगानों का, और अफगानों का राज खत्म करके मुगल भारत में स्टैब्लिश हुए। इसलिए अफगान हमेशा मुगलों के खिलाफ रहे, और अफगानों को जब भी पता चलता कि कोई भी मुगलों के खिलाफ लड़ रहा है उसका साथ देने के लिए चले जाते। हम पढ़ रहे थे खानवा युद्ध में जब सांगा बाबर से लड़ रहा है तो महमूद लोधी और हसन खान मेवाती दोनों अफगान है, और दोनों किसकी तरफ से लड़ रहे थे? सांगा। इस बार अफगानों की सेना लेके आया हाकिम खान सूर। कौन है? और वास्तव में बंदे का नाम सूर नहीं था, बंदा खुद सूरवीर था। उसने कहा महाराणा प्रताप को आगे आगे खड़ा करो मुझे। ये कृष्णदास जी कहां खड़े होते हैं तुम्हारे अरावल में, साथ में मुझे बराबर ही खड़ा कर दो, मैं बताऊंगा मुगलों को क्या करना है। वैसे उसमें गजब लड़ा था हाकिम खान सूर। तो हाकिम खान सूर किसकी सेना लेके? अफगानों। कौन सेना लेके? तो अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हाकिम खान सूर। ऐसे एक बंदे थे राणा पुंजा। कौन थे? यहां एक जनजाति रहती है भील, तो भीलों की सेना लेके कोई आए थे, तो वो कौन थे? तो भीलों की सेना का सेनापतित्व कौन कर रहे थे? अफगानों की सेना का। ग्वालियर से कौन है? सलुम्बर से। प्रताप खुद युद्ध में थे, उधर अकबर खुद युद्ध के मैदान में नहीं था, उसके 2 सेनापति आए। कौन कौन? मान सिंह और आसफ खान। और मान सिंह को पहली बार इसी युद्ध में सेनापति बनाया गया था, तो पहली बार स्वतंत्र सेनापति, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर यदि मान सिंह किसी युद्ध में बना था तो कौन सा युद्ध है? ये हल्दी घाटी वास्तव में दर्रा है। दर्रा समझते हो? पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? दर्रा। एक तरफ एक पहाड़ियां, जिन पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा। कौन सी पहाड़ियां? एक तरफ एक पहाड़ियां जिनका नाम है खमनोर। कौन सी पहाड़ियां? गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच का दर्रा है, एक बीच का पास है, उस पास का जो नाम था वो नाम क्या था? हल्दी। प्रताप ये जानते थे कि मुगलों की सेना बड़ी है और अपनी सेना कम है, इसलिए पहाड़ों में यदि युद्ध लड़ेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। तो इन्होंने इन पहाड़ों के इधर साइड वाले दर्रे में अपनी सेना लगाई। दर्रे में मुगलों की पूरी सेना एक साथ कभी भी घुस नहीं पाएगी, जितने जितने फौजी आएंगे अपने इधर सही रहेंगे एकदम।
जैसे ही मुगलों की सेना इस दर्रे के अंदर घुसती है, आगे मेवाड़ वाले तैयार खड़े थे, तो शुरुआती हमला ही बहुत भयंकर हमला था मेवाड़ की तरफ से। मुगलों की तरफ से एक इतिहासकार इस युद्ध में खुद आया हुआ था, बदायूनी। कौन आया हुआ था? बदायूनी मुगलों के दरबार का एक इतिहासकार है, युद्ध में एज ए सैनिक भाग ले रहा था, सोल्जर ग्रुप में आया हुआ था। बदायूनी लिखता है कि मेवाड़ का शुरुआती हमला इतना तेज था कि हम बनास नदी के पास 16 किलोमीटर वापस भागे थे। कौन सी नदी के पास में? आगे आप पढ़ोगे, खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है अपने बनास, कि इतना तेज हमला किया था कि हम बनास नदी के पास में को 16 किलोमीटर भागते हुए पीछे की तरफ गए थे। अब जब मुगलों की सेना भागने लगी, वापस भागने लगी, तो मुगलों की सेना में पीछे एक सैनिक खड़ा था बेचारा, मिहत्तर खां। क्या नाम था? मिहत्तर का नाम का सैनिक था। और उसको लगा कि यार आगे वाले तो भाग रहे, वापस आ रहे, तो उसको यूं अजीब लगा कि यार अपनी सेना तो भाग रही है, लड़ ही नहीं रही अपनी सेना तो, और मेवाड़ वाले उनके पीछे भागते हुए आ रहे हैं। तो उस मिहत्तर खान ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया पीछे, कह रहे भागो मत, अकबर खुद आ रहा है, अकबर खुद आ रहा है। अकबर अजमेर तो बैठा ही था, तो उसने कहा अभी अभी सूचना आई है कि अकबर खुद सेना लेके आ रहा है और बड़ी सेना आ रही है, इसलिए लड़ो तो सही। तो सैनिकों में थोड़ा जोश आया कि यार अकबर और सेना लेके आ रहा है, थोड़ा लड़ लेते हैं। डर लगा कि अकबर खुद आ रहा है, पता लगा भाग गए तो आगे सूंत देगा वो। तो बाद में सैनिक यहाँ पे आके लड़ने लगे थोड़ा बहुत। अब जब मुगलों की सेना वापस भागी दर्रे से, तो ये मेवाड़ वाले पीछे भागे तो इधर मैदान आ गए, दर्रा जैसे क्रॉस करते मैदान आ जाएगा, तो बाद में लड़ाई मैदान के अंदर होने लगी। इधर मुगल खड़े, इधर सामने मेवाड़ वाले खड़े। आमने सामने जब लड़ाई चल रही थी, तो मानसिंह एक हाथी पे बैठ के लड़ रहा था। उस हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। प्रताप ने जब देखा कि यार मानसिंह बीचों बीच हाथी पे खड़ा हुआ निर्देश दे रहा है, ये करो वो करो, तो प्रताप को बड़ा गुस्सा है। और प्रताप को लगा यार ये ठीक है, आमेर वालों से मेरी लड़ाई है नहीं, मेरी लड़ाई तो किससे है? मुगलों से। पर ये आमेर वाले कभी बाप बेटे समझाने आ जाते हैं, इस बार बेटा सेनापति बन के हो रहा है और बीच में निर्देश और दे रहा है। तो उसे गुस्सा है यार। प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। तो प्रताप ने अपने चेतक को उधर मर्दाना की तरफ दौड़ाया, हाथी की तरफ दौड़ाया। कौन से हाथी पे बैठा हुआ था? चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था। कहते चेतक एकदम मर्दाना के पास पहुंचता है, हालांकि मान सिंह ने चारों तरफ सिक्योरिटी लगा रखी थी, प्रताप उनको काट पीट के पास ही पहुंच गया एकदम। और चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे लगा दी, मतलब अपने पिछले दोनों पैरों पे खड़ा हो गया, सीधा सीधा एकदम यूं। ज्यादातर लोग आप वो कहानी जानते हैं कि प्रताप अपना भला फेंकते हैं, और मान सिंह अच्छा सेनापति था, वो होदे में बैठ जाता है, होदा होता है वो, तो उस होदे में बैठ गया तो भला तो उसके ऊपर से निकल गया। पर मान सिंह अच्छा सेनापति था। मान सिंह ने अपने हाथी की जो सूंड थी उसमें पहले से एक चाकू सेट कर रखा था, चाकू लगा रहा था। तो चेतक जब पैर वापस उतार रहा था तो अगले दोनों खुर कट गए, उसके वहीं पैर वहीं रह गए, आगे आगे से पैर वाला हिस्सा वहीं रह गया। अब वो चेतक ने नीचे कदम तो रख लिया, पर चेतक मूव नहीं करे, अब हिल नहीं पाए, इधर उधर हिल ही नहीं पाए। प्रताप को लगा घोड़ा अब तक सरपट दौड़ रहा था, अचानक घोड़े की क्या हो गया? उनके नीचे नजर गई तो देखा कि उसके दोनों पैर ही कट गए, आगे वाले खुर दोनों निकले। बिना खुर तो बेचारा घोड़ा कैसे चले? तो उन्होंने जैसे तैसे करके घोड़े को वहां से वापस खींचा, आसपास वालों काट पीट के वहां से बाहर निकले कि यार घोड़ा बेचारा मरने वाला, इसको तो बाहर लेके चले अपने। मैंने बताया था कि मेवाड़ का रणा किसी भी कारण से युद्ध के मैदान से बाहर निकलता, उसकी जगह कोई ना कोई सादड़ी का झाला लड़ता। जब सांगा बाहर निकले थे तब सादड़ी का झाला अज्जा था। इस बार जब चेतक की वजह से प्रताप को बाहर जाना पड़ा, तो यहाँ पे थे झाला बिद्दा। कौन थे? इन्हीं का एक नाम और पड़ते हम, झाला मान सिंह, तो कई बार इनका नाम झाला मान मिल जाता है। तो झाला बिद्दा कर दो या क्या कर दो, झाला मान कर दो। तो प्रताप तो बाहर चले गए और झाला बिद्दा या झाला मान ने युद्ध का क्या क्या नेतृत्व। तो बाहर तो क्या गए, उससे बाहर निकलते आगे चेतक मर ही गया था। तो वहीं पास में उसकी छतरी बनी हुई है, बलीचा छतरी कहां बनी हुई चेतक की। पर तब तक मुगलों को भयंकर भयंकर नुकसान हो चुका था। मुगल जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागते ही यहां से गोगुंदा चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? मैंने बताया था गोगुंदा और इन पहाड़ियों के बीच का सा दर्रा था, तो बाद में कहां चले जाते हैं? कहते गोगुंदा में जाने के बाद में भी मुगलों को इतना डर था प्रताप का कि उन्हें लगा कि मेवाड़ वाले पीछा करेंगे और पीछा करके मारेंगे अपने को। तो गोगुंदा में जब रात को सोए, उससे पहले चारों तरफ दीवार बनाई कि रात को कहीं मेवाड़ वाले अटैक करके मार नहीं दे, और पूरी रात को पहरेदारी कर करके वैसे टाइम पास किया अपना। अगले दिन फिर अजमेर की तरफ इधर रवाना शुरू हुए। अकबर कहां तक बैठा हुआ था? अजमेर तक। तो बदायूनी वापस लिखता है कि गोगुंदा से अजमेर आने में हमारी हालत खराब कर दी थी। जून का महीना, राजस्थान की तपती हुई गर्मी, उन पहाड़ों के गांवों से चलना वैसे भी दुभर हो रखा था, बीच बीच में भीलों के गांव थे, भील जब तब हम पर आक्रमण कर दिया करते। हमारी पूरी सेना एक साथ तो चल नहीं सकती थी, राशन पानी वाले थोड़े पीछे रह जाए, जिनके पास बाहर है वो थोड़े धीरे धीमे चलेंगे, खाली चल रहा है वो तेज चलेगा, तो इसके पास में कोई आटा नमक मिर्चें जो दे रखे वो बेचारी धीरे धीरे टुकड़ी आती कोई, तो वो टुकड़ी बेचारी पीछे रह जाती। भील पता नहीं 10-15 के ग्रुप में कहां पर अटैक करते, वो आटा छीन ले जाते। यदि किसी गांव से पानी लेने के लिए गए तो गांव वालों ने कूट कूट के मुगलों को मार दिया।
तो बदायूं नहीं कहता कि जैसे तैसे भगवान का नाम लेके अजमेर तक का रास्ता अदा किया था। अजमेर यहां अकबर के पास पेश हुए, अकबर ने जाते पूछा कि हाँ भाई पकड़ लाया प्रताप को? तो नहीं। तो मार दिया? तो नहीं। संधि कर ली उसने? नहीं। तो हरा दिया? नहीं। क्या सोच कर आए थे कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा? और उसने मान सिंह आसफ खान कहा कि मंगता हूं आज के बाद मेरे दरबार में दिखे टांगे तोड़ दूंगा उन दोनों की। अरे सर सुनो चाहिए, मैं थप्पड़ मारूंगा, दिखना मत। तो मान सिंह और आसफ खान दोनों का दरबार में आना बंद। और अकबर ने कहा, उन्होंने कहा सर सुनो तो सही, पकड़ना इतना सरल नहीं है, मेवाड़ को जीतना इतना सरल भी। अकबर ने कहा मैं जा रहा, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे पकड़ के लाते हैं, सर आप देख लो। तो 1576 के लास्ट में अकबर खुद मेवाड़ पर अटैक कर देता है। उदयपुर के आसपास वाली जगह पर उसने कब्जा किया, यहां पर आके बैठा। मेवाड़ वालों को पता चला अकबर और बड़ी सेना लेके आ गया, इन्होंने खुद को फिर पहाड़ियों में शिफ्ट किया। वह पहाड़ों में लड़ेंगे, मैदान में तो लड़ाई हो नहीं पाएगी, तो पहाड़ियों में शिफ्ट। अब अकबर इधर उदयपुर के आसपास वाली जगह पे कब्जा करता है, दिल्ली अपनी टुकड़ियां में लाओ पकड़ गए। पर अब मुगल पहाड़ों में लड़ने के अभ्यस्त ही नहीं थे। पहाड़े आप जहां के लोकल हो, उन पहाड़ों को तो आप ज्यादा जानते हो। अब बेचारी कोई टुकड़ी पहाड़ों में छोटी छोटी टुकड़ियां जाती, पूरी जाती नहीं। मेवाड़ वाले पड़ते पता नहीं कहां से आक्रमण करते, उस टुकड़ी को मार देते। बेचारे बचे खुचे सैनिक भाग भूग के वापस आते, या कभी कोई टुकड़ी जाती उसको भी मिलते ही नहीं, वो टुकड़ी बेचारी दिन में भूख मर मुरा के शाम तक वापस आ जाती। अकबर ने फाइनली पूछा यार क्या कारण है, पकड़ क्यों नहीं पा रहे, ऐसा क्या है कि तुम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे, जा ही नहीं पा रहे वहां तक, डेली मार मार खा खा के आते हो वहां से? उन्होंने कहा साहब हम मुगल हैं, गूगल थोड़ी है जो रास्ते पता। अब रास्ता तो जिनको पता है उनको ही पता है। अकबर के थोड़े दिनों में समझ में आ गया कि इन पहाड़ों में अपनी पार तो पड़ेगी नहीं। तो अकबर उदयपुर पे कब्जा करता है, उदयपुर का नाम बदल के कर देता मोहम्मदाबाद। क्या कर देता? और अपने दो बंदों को उदयपुर सौंप देता है। एक तो मान सिंह के अंकल थे जिनका नाम था जगन्नाथ कछवाहा। क्या नाम था? हल्दी घाटी वाले युद्ध में लड़के गए हुए थे, तो इनकी पोस्टिंग यहीं पर कर दी भाई आप ही उदयपुर संभालो। और एक बंदा था सैयद फखरुद्दीन। क्या नाम दूसरे बंदे का? अब अकबर समझदार आदमी था, अकबर ने दिमाग लगाया कि यार भाई मेवाड़ वाले इतनी आसानी से हार नहीं मान रहे, इसका क्या कारण है? तो अकबर के एक बार फिर वही कारण समझ में आया कि 1568 में उसने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, उसके बावजूद भी उदय सिंह ने उससे संधि नहीं की थी। तो उसे तब समझ में आया कि यार उदय सिंह की शक्ति का बड़ा कारण है कि उदय सिंह को पास पड़ोस वाले सहायता देते रहते हैं, इसलिए उसने बूंदी के राजा को उदय सिंह से तोड़ दिया था। मैंने आपको पिछली क्लास में बात बताई थी कि 1569 में बूंदी पर अटैक करता है, राजा सुरजन उसके साथ में संधि करके उसको रणथंभौर का किला दे देता है। पढ़ा था हमने? तो लगा प्रताप के सहयोगियों को तोड़ा जाए। तो प्रताप के सहयोगी कौन कौन है? पता चला साहब बांसवाड़ा और डूंगरपुर। प्रताप के सहयोगी कौन कौन है कि यार ये सहायता करते रहते हैं। तो अकबर ने अपना अगला अटैक वागड़ पे किया। ये वाली बात और जोरदार, डूंगरपुर बांसवाड़ा पढ़ेंगे, मैं और ढंग से बताऊंगा। अकबर पहले बांसवाड़ा पर अटैक करता है, बांसवाड़ा का राजा अकबर से सरेंडर करता है। जैसे अकबर ने अटैक किया उसने कहा साहब लड़ाई करने की हिम्मत नहीं, हम संधि करने के लिए तैयार। अकबर ने कहा करो संधि और लिखो कि आज के बाद प्रताप को कोई सहायता नहीं दोगे। ठीक है, आज के बाद प्रताप को किसी प्रकार की सहायता नहीं दे। अकबर ने कहा वेरी गुड, शाबाश, सब अपने दोस्त हैं। अब अकबर गया डूंगरपुर, डूंगरपुर के राजा ने सरेंडर किया कि साहब हम भी आज के बाद प्रताप को कोई भी सहायता नहीं देंगे। तो अकबर को लगा भाई दो राज्य तो मेरी तरफ आ गए, कौन कौन? बांसवाड़ा और डूंगर। अकबर यहां से दिल्ली गया। अकबर जैसे दिल्ली गया, बांसवाड़ा डूंगरपुर ने कहा मजाक कर रहे थे, कैसा लगा हमारा प्रैंक? ये दोनों बाद में भी प्रताप की सहायता करते रहे। प्रताप के आसपास में राजस्थान के राजाओं में जो इंटेलिजेंस दिखाई देती है उतना पहले कभी नहीं रही होगी। ये शानदार तरीके से लड़े थे इस बार। ये देखो आप, ये डूंगरपुर, डूंगरपुर के पास में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के पास में मेवाड़, मेवाड़ के पास में मारवाड़, मारवाड़ के पास में सिरोही, सिरोही के पास में जालोर, जालोर के पास में ईडर। सबकी सीमाएं लगती है आपस में। डूंगरपुर में राजा आस्करण, बांसवाड़ा का राजा प्रताप सिंह है कोई, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप है, दोनों के नाम, उधर भी प्रताप सिंह था इधर भी प्रताप। मारवाड़ का राजा चंद्रसेन, सिरोही में सुल्तान, जालोर में ताज खान। ताज खान अफगान है तो अफगानों की मुगलों की बनती नहीं। इडर का राजा नारायण दास। इडर का राजा कौन है? सारे मिले हुए आपस में, पूरा गठबंधन है, एक साथ गठबंधन है। लेकिन इस बार ढंग से एक जगह पे आके नहीं लड़ेंगे, सबकी सेनाएं एक जगह पे आके नहीं, एक जगह लड़ेंगे, मैदान की लड़ाई होगी। मैदान की लड़ाई में मुगलों की सेना अपने से लाख गुना ज्यादा है, उनके पास पूरे भारत से सैनिक भर्ती होते हैं। तो एक जगह लड़ेंगे तो मुगल पक्का जीत जाएंगे, तो बाद में वैसे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसलिए एक जगह लड़ना ही नहीं, अपनी अपनी पहाड़ियों में लोकेशन लो।
मेवाड़ वाले मेवाड़ में लड़ेंगे, डूंगरपुर डूंगरपुर में लड़े, बांसवाड़ा बांसवाड़ा में लड़े, जालोर जालोर में लड़े, मारवाड़ मारवाड़ में लड़े। का ठीक है। और यदि इनको डूंगरपुर बांसवाड़ा इन छोटी छोटी रियासतों को ये और कहा, यदि तुम्हें लगे कि अकबर के खिलाफ पार नहीं पड़ रही तो एक बार संधियां कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कम सेना लेके भी उनके साथ भिड़ने चले जाओ और तुम्हारी पूरी सेना मर जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो कहा ठीक है। ये पूरी बाउंड्री सील कर दी थी। मतलब ये नतीजा ये था कि सूरत बंदरगाह ना, सूरत बंदरगाह वो बंदरगाह था जहां से हज यात्री जाते। हज करने के लिए यदि जाना होता तो कौन से बंदरगाह से जाते? सूरत। तो सूरत को बोलते थे मक्का का द्वार, कि मक्का मदीना की यात्री करना तो कहां से जाना पड़ेगा? सूरत। इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया था, हज यात्रियों को हज करवाना बंद करवा दिया था। इसलिए कोई हज करने जाता तो अकबर को जाके कहते कि हमें हज करना है, फिर अकबर उनके साथ में सेना भेजता, वो सेना जाके सूरत छोड़ छोड़ गया थी। हालात ये थे। और फिर ये कि जब अकबर मेवाड़ पर अटैक करे तो अब उसने अपना पूरा फोकस कहां पर कर रखा है? मेवाड़। पूरा शक्ति लगा के बेचारा मेवाड़ में लड़ रहा है। इतने में पता चलता कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने मारवाड़ में मुगलों के कैंप उड़ा दिए। तो अकबर की सेना भाग के किधर आएगी? चंद्रसेन। इतने में पता चले कि सिरोही वाला सुल्तान और जालोर वाला ताज खान दोनों आबू की पहाड़ियों में मुगलों के कैंप उड़ा गए, या सूरत की तरफ जो हज यात्री जा रहे थे उनको वहां से वापस भगा दिया, पकड़ लिया। इसलिए अब उनकी सेना भाग के कहां पे जाएगी? सिरोही और जालोर। इतने में पता चला साहब इडर वालों ने वहां पर और किसी के आपके गुजरात का टैक्स लूट लाए या गुजरात की तरफ आपका अटैक कर दिया तो वो सेना उधर जाए। मुगलों की सेना तितर बितर कर दी थी। इसलिए महाराणा प्रताप के टाइम में अकबर पूरे राजस्थान में एक भी युद्ध नहीं जीतता। मतलब हालात ही कि यार सिरोही के सुल्तान ने ठोक लिया इनको, दत्तानी का पूरा युद्ध जीते हैं। मुगलों का सिंगल बताया था दत्तानी का सिंगल बंदा नहीं छोड़ा है, सिरोही वाले पीट गए। भारत का मुगल बादशाह है, सिरोही में हार के गया। दुर्सा आडा तक को यहां पकड़ लिया था उन लोगों ने। बताई थी मैंने कहानियां। एक युद्ध नहीं जीतने दिया। वो जानते थे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा यदि अकबर से लड़ेंगे, अकबर ने अटैक किया, यदि डूंगरपुर बांसवाड़ा लड़ते हैं तो पूरी सेना मर जाएगी। आप 15,000 आदमी यदि डूंगरपुर वालों के पास में, अकबर के लाख से लड़ोगे तो 15 मरेंगे। इससे अच्छा संधि कर लो तो 15 बचे। अकबर यहां से गया तो अगला जब इनका युद्ध होगा तो भेज देना। इसलिए 1585 के बाद में अकबर ने राजस्थान पर अटैक करने बंद कर दिए थे। मतलब अकबर पूरे भारत पर अटैक कर रहा है। काबुल पर अटैक है, ठेठ कहां काबुल पड़ा है? कश्मीर पे अटैक है, बंगाल पे अटैक है, उड़ीसा पर अटैक है, साउथ इंडिया पर अटैक है, राजस्थान पे नहीं। आपके नाक के ठीक नीचे राजस्थान पड़ा है, आप राजस्थान पे अटैक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बंदे के समझ में आ गई थी कि आरएस का प्री पास नहीं होगा, इसलिए पटवारी दिया जाए। इसलिए कश्मीर, काबुल, बंगाल, कंधार, साउथ इंडिया, उड़ीसा सब जगह अटैक कर लिया, लेकिन 85 के बाद में उसने राजस्थान पर कोई भी अटैक नहीं किया। तो इनका पूरा प्लान ही चेंज था। अलग अलग लड़ेंगे, अपनी अपनी जगह पे लड़ेंगे, एक दूसरे को इस प्रकार की सहायता पहुंचानी है कि भाई इधर वाला लड़े तो इधर वाला भी लड़ाई शुरू कर दे, ताकि मुगलों की शक्ति एक जगह ना लगे। वरना खानवा में लड़े थे, सारे एक साथ लड़े, हार गए। पूरा पूरा राजस्थान एक साथ एक युद्ध में हार के आ गया। वरना अब की बार ढंग से अपनी अपनी जगह लोकेशन ली हुई। सिरोही के राजा पर पहले एक बार अकबर ने अटैक किया था, तो अकबर ने सेना भेजता, सिरोही राजा संधि कर लेता है। सिरोही राजा संधि करके आधी सिरोही अकबर को दे देता है। तो अब प्रताप ने कहा कोई बात नहीं, दे दी, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो अपने। थोड़े दिनों बाद में दत्तानी वाला युद्ध लड़ता है वापस। इस बार शक्ति उसकी थोड़ी ठीक थी, दत्तानी वाला युद्ध लड़के आदि सिरोही अपने वापस छीन लेता है, मुगलों की पूरी सेना मारता है। तो मैंने तब भी आपको बात बताई थी कि महाराणा प्रताप ने अपनी पोती की शादी सुल्तान के साथ की थी। क्या सुल्तान के साथ पोती की शादी की थी? सब के सब गठबंधन के अंदर थे। अब ज्यादातर तो रिश्तेदार और थे आपस में। ताज खान था तो ताज खान अफगान था, अफगानों की मुगलों से वैसे नहीं बनती। ताज खान पे अकबर ने सेना भेजी थी, तब ताज खान ने सरेंडर किया था। ताज खान ने भाई गलती हो गई, आइंदा से तेरे खिलाफ हम कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे। अकबर बेचारा संधि करवा के यहां से वापस जाता, वो वापस कहता कि ना, तो मैं तुम्हारी संधि को स्वीकार नहीं करता हूं। अकबर यहां से कहां चला गया? वागड़ चल गया। अकबर वापस गया तो मान सिंह आसफ खान आगे तैयार खड़े थे। मान सिंह आसफ खान ने कहा क्या प्रताप पकड़ लेना आप, हमने सुना था आपने पकड़ लिया। अकबर ने थप्पड़ मारूंगा दोनों, कल से चुपचाप दरबार में आ जाना कि यार हमने पहले ही कहा था, नहीं पकड़ में आ रहा, पहाड़ियां खतरनाक है वो। पर अब क्या किया जाए, नया सेनापति कौन भेजा जाए? तो एक नया सेनापति उतारा गया, शाहबाज खान। कौन सा उतारा गया? इन दिनों प्रताप ने कब्जा कर रखा था कुंभलगढ़। राजधानी कौन सी बनी हुई? चित्तौड़ तो आपके हाथ में नहीं, तो राजधानी कौन सी है? कुंभलगढ़। शाहबाज खान को कहा भाई शाहबाज खान कुंभलगढ़ जा और कुंभलगढ़ पे कब्जा कर। शाहबाज खान कुंभलगढ़ पे 3 बार अटैक करता है। कितनी बार अटैक करता है? पार ही नहीं पड़ती।
एक बार प्रताप को इनको लगा था कि यार कुंभलगढ़ अपने हाथ से निकलेगा, तो ये कुंभलगढ़ खाली करके पहाड़ियों की तरफ चले गए। तो शाहबाज खान कुंभलगढ़ पे कब्जा करता है। अब उसे लगा ठीक है अब तो मेरा कब्जा हो गया। अचानक प्रतापन 15 दिन बाद में वापस अटैक करते हैं, शाहबाज खान को भगा देते हैं, कुंभलगढ़ पे वापस कब्जा कर लेते हैं। अकबर के समझ में आ गया कि भाई शाहबाज खान के यहाँ पर पार नहीं पड़ रही। शाहबाज खान का ट्रांसफर किया पंजाब, कि तू पंजाब जा। तो साहब इधर मेवाड़ कौन देखेगा, तो क्या एक नया सेनापति भेज रहे हैं। तो इधर मेवाड़ में एक नए सेनापति उतारेंगे, रहीम जी। कौन भेजेंगे, अब्दुल रहीम। रहीम जी को कहा कि रहीम जी आप जाओ। रहीम जी प्रेम के दोहे वही लिखने वाले आदमी, रहीमंदा का प्रेम का मत तोड़ो, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े। पर रहीम जी वाकई बेहतरीन योद्धा थे। हम रहीम जी के बारे में केवल इतना जानते हैं कि रहीम जी कवि थे, पर रहीम जी की दो बातें और बड़ी जोरदार है। रहीम जी बेहतरीनतम योद्धा हुए, मुगलों के जितने योद्धा हुए उनमें यदि टॉप 10 की कभी लिस्ट बनाई जाएगी तो उनमें यकीनन रहीम जी हमेशा आएंगे। रहीम जी उतने बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे। इस धरती पर जब भगवान कृष्ण के टॉप 10 भक्तों की लिस्ट बनाई जाएगी उसमें भी नाम किसका हैगा, तो रहीम जी बहुत ही भले या सज्जन मनुष्य थे एकदम। तो रहीम जी कहा रहीम जी आप जाओ मेवाड़ में लड़ने के लिए। तो रहीम जी आगे, पर रहीम जी का मेवाड़ वालों की तरफ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। और रहीम जी को ऐसा लगता था कि यार जो संधि करना चाहता उसे तो कर लो, जो करना ही नहीं चाहता, किसी भी तरीके से नहीं करना चाहता, वहां पे क्यों लड़ाई करनी। मेवाड़ वाले नहीं करना चाहते तो बैठे रहने दो यार, अकबर क्यों बार बार सेनाएं भेजता है। पर अब बादशाह ने ऑर्डर दिया तो आना तो पड़ेगा। तो रहीम जी आ गए यहाँ पे मेवाड़ में। यहाँ उदयपुर में पहाड़ियों में कोई जगह पड़ती थी शेरपुर, कौन सी जगह थी, वहां पे चुपचाप अपनी सेनाएं लेके बैठ गए, बढ़ने दो अपने, लड़ाइयां नहीं करनी। अच्छा पहले जब लंबे दौरों के लिए सेनापति जाते तो परिवार साथ लेके जाते, लुगाई टाबरन सब साथ में हुआ करते। भाई आपको 3 साल किसी आक्रमण के लिए जाना तो परिवार साथ में ले जाओ आपका। तो बाद में रहीम जी ने अपने परिवार, जो बड़े बड़े सेनापति थे उनके परिवार साथ में थे, तो उन परिवारों को तंबू लगा के अपना सेट किया कि भाई यहाँ रहो, सैनिकों के तंबू लगा लिए, सेना यहाँ रहेगी। पर प्रताप पे कोई अटैक नहीं किया, चुपचाप बैठे रहते, सुबह शाम अपना शिकार खेल के आ जाते और अकबर के पास में मैसेज कर देते कि आज हमने अटैक किया था पर प्रताप हाथ नहीं आया। आज तो एकदम पास तक ही पहुंच गए थे लेकिन वो पहले थोड़ा सा पहले निकल गया था। अकबर क्या कहे, अकबर वापस कहता वेल ट्राई बॉयज वेल ट्राई, कीप इट अप, लगे रहो, अगली बार पकड़ में आ जाएगा पक्का। क्योंकि अकबर यदि ये कह दे कि प्रताप हाथ क्यों नहीं आया तो रहीम जी वापस पूछ ले कि भाई ये बात तो मान सिंह, आसफ खान, तू खुद और शाहबाज खान चारों मिलकर बता दो कैसे पकड़ना है, तो हम भी पता लगा लेंगे भाई ऐसे पकड़ना है। अब रहीम जी की तरफ से जब अटैक बंद हुए तो प्रताप को लगा कि यार आजकल अटैक ही नहीं हो रहे, क्या कारण है, मुगलों की तरफ से एक भी अटैक नहीं हो रहा। तो किसी ने कहा आजकल रहीम जी आए हुए हैं, रहीम जी अपने पर अटैक नहीं कर रहे। तो मेवाड़ ने कहा ठीक है फिर अपनी तरफ से ही मत करो, अपने थोड़ा पहाड़ों से बाहर आओ। तो पहाड़ों से बाहर आए, बाहर आके अनाज इकट्ठा करना शुरू किया। भाई पहाड़ों में रहेंगे तो अनाज कहां से आएगा, अनाज तो मैदान से ही आएगा। तो अनाज लेके आना शुरू किया, हथियार इकट्ठे करने शुरू किए, धन इकट्ठा करना शुरू किया, वापस तैयारियां की। भाई रहीम जी के बाद में कोई ना कोई सेनापति आएगा वो तो लड़ेगा, तो तैयारियां तो करके रखी जाए। इन बिटवीन एक दिन प्रताप के बेटे थे अमर सिंह। अमर सिंह कोई उधर घूम रहे थे पहाड़ियों में, उन्होंने मुगलों के कैंप की तरफ देखा, कैंप में कोई है ही नहीं, कैंप सुनने पड़े एकदम। तो अमर सिंह पास तक ही पहुंच गया, तो आवाज लगाई जाके भाई रेम जी किधर है। तो अंदर से महिलाओं की आवाज आई भाई रेम जी तो बाहर गए हुए। तो उसने कहा और कोई पुरुष होगा उसको बाहर भेज दो, मुझे बात करनी है। तो महिलाओं ने कहा भाई आज हमारे घर पे कोई भी पुरुष नहीं है, सारे पुरुष बाहर गए। उसने कहा सच्ची, उसने कहा तुम सारी बाहर आ जाओ, फॉलो मी। वो सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लाया। अब महिलाएं बेचारी रोती पीटती, उसके बेचारी डाकी क्यों लेके जा रहा है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। और अमर सिंह नहीं चलो चलो महलों में रखेंगे, अरे क्या तंबुओं में क्या बैठी हो तुम, आ जाओ सारी आ जाओ। उनको गिरफ्तार कर लाया सबको। आगे महाराणा प्रताप अपने कैंप की तरफ खड़े, महाराणा प्रताप देखे क्या अमर सिंह डोलता हुआ आ रहा है, पीछे महिलाएं बुरके में बेचारी रोती पीटती आ रही है। वो कौन है, कहां से लाया तुम। उसने कहा डैडी आप साइड में जाओ, मैं संभाल लूंगा। जो अरे है कौन ये तो बता। उसने कहा रहीम जी है ना, कि हाँ। तो आज शिकार खेलने के लिए गए थे, तो मैंने कर लिया। मारना पड़ता बता, थप्पड़ मारूंगा, सॉरी बोले। महाराणा प्रताप अमर सिंह से सॉरी बुलवाते हैं, उन महिलाओं से खुद सॉरी बोलते हैं कि आप सब मेरी बहन बेटी के समान हो, गलती हुई मेरे बेटे से, आइंदा से दोबारा ऐसा कभी भी नहीं किया जाएगा, आप निश्चिंत होकर रहिए, आपको घर वापस भेजा जाएगा, आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बदतमीजी नहीं की जाएगी, चाय पानी पीजिए, खाना खाइए आप। फिर रहीम जी के नाम पूरा एक लेटर लिखवाया। उसमें महाराणा प्रताप ने फिर लिखा कि रहीम जी गलती हुई है हमारी साइड से, दोबारा इस प्रकार की गलती हम नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में कभी भी महिलाओं और बच्चों को बीच में आकर किसी पर, महिलाओं और बच्चों को बीच में नहीं लाएगा, इनको बंधक नहीं बनाया जाएगा, जो लड़ाई होगी वो सामने छाती आके करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। उन महिलाओं को वापस सम्मान वापस भेजते हैं।
कहते जब वहां रहीम जी आए शिकार खेल कर, उन्होंने देखा कि डेरे खाली पड़े हैं पूरे, तो रहीम जी ने माथा पकड़ के बैठ गए, उनको समझ में तो आ गया कि मेवाड़ वाले उठा ले गया सबको। इतने में महिलाएं वापस पहुंची, तो रहीम जी ने पूछा कहां चली गई, तुमने कहा मंग तो तुम कहां रहते हो और घर पे रहा करो। ये तो भलाओ बेचारे महाराणा प्रताप का जो हमें भेजा है, वरना अमर सिंह तो पकड़ ले गया था हमें। और उन्होंने जाके पूरी बात बताई, उन महिलाओं ने कहा कि भाई रे, कोई माँ बेटा दे तो महाराणा प्रताप जैसा दे कि दुश्मन की महिलाओं को भी इस कदर इतनी इज्जत कौन बख्शता है। उस समय मध्यकाल के अंदर दुश्मन की महिलाओं को, बच्चों को इस प्रकार से हॉस्टेज बना लेना बहुत छोटी सी बात हुआ करती। और युद्ध की तैयारी में कोई भी अपने साइकोलॉजिकल लीड के लिए ऐसा कर लिया करता कि उनके गिरफ्तार कर लो, ताकि कम से कम उधर वाले आक्रमण तो अपने पे नहीं करेंगे। पर यदि कोई आदमी महिलाओं को इस प्रकार वापस भेज देता है, आप सोचिए वो कितना नैतिक चरित्रवान रहा होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि इस दुनिया में योद्धा खूब सारे हुए हैं। यदि योद्धाओं की बात की जाए तो संगा के आसपास नहीं फटकते बाकी वाले, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ता घूमता रहता बाड़ी तक, बयानक लड़ने चला गया था। तो प्रतापन योद्धा के मामले में तो संगा के आसपास ही नहीं जा पाते। पर प्रताप इसलिए याद नहीं किए जाते कि वो बड़े योद्धा हुए थे, प्रताप इसलिए याद किए जाते हैं योद्धा से इतर उनके गुण बहुत ज्यादा, बहुत अलग गुण थे। वो नैतिक चरित्रवान थे। जनता किसी राजा को याद कर रही है ना, इसका मतलब उसमें गुण अलग है। प्रताप पढ़ने के लिए हिस्ट्री पढ़ना आवश्यक नहीं है। सांगा को आप तभी जानते हो जब हिस्ट्री पढ़ते हो। कुंभा खूब महान राजा हुए होंगे, पर उनकी किताबें आपके तभी याद हुई है जब आपने हिस्ट्री पढ़ी है, उनके बारे में तभी जाना जब आपने हिस्ट्री पढ़ी। गांव का ठेठ अनपढ़ आदमी महाराणा प्रताप को जानता है, इसका मतलब उस बंदे में अलग बातें थी, तब कुछ है। तो कहते हैं उन्होंने वो लेटर दिया रहीम जी को ले जाके, तो रहीम जी के लेटर पढ़ के आंखों में आंसू आ गए थे। और रहीम जी ने तब कहा था कि प्रताप, मैं नहीं जानता कि मुगलिया सल्तनत भारत में कब तक काबिज रहेगी, मैं नहीं जानता कि शहंशाह अकबर का भारत में इकबाल कब तक बुलंद रहेगा यहाँ पर मैं एक बात जानता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे महाराणा प्रताप तुम याद किए जाओगे। तो दुश्मन आपके बारे में ऐसी बात कर दे, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। क्या रहीम जी की तो बैग में पकड़ के ले गए, तो अकबर ने रहीम जी कहा, रहीम जी लुगाइयां नहीं संभल रही, प्रताप को तो क्या ही संभालोगे, वापस आ जाओ आप। तो नया सेनापति उतारा गया। इस बार अकबर ने अपने एक अंकल को सेनापति बना के भेजा। अंकल का नाम था सुल्तान खान। क्या नाम था भैया? सुल्तान खान डाकी टाइप का आदमी था, लंबा चौड़ा भयंकर वाला आदमी था। और सुल्तान खान बहुत अच्छा सेनापति। सुल्तान खान यहां यार, सुल्तान खान ने आगे अपने 4 जगह डेरे जमाए, दिवेर, देबारी, देसुरी और देवल, 4D, 4 जगह डेरे लगाए उसने। कहां कहां पे? दिवेर, देबारी, देसुरी। कि उसने नोटिस किया कि यार मेवाड़ वाले मैदान में आके लड़ ही नहीं रहे, पहाड़ों में लड़ रहे हैं। और पहाड़ों में मुगल जब जाते हैं तो मुगल पहाड़ों में लड़ने का बेस्ट नहीं है, इसलिए मेवाड़ वाले मार लेते हैं, कूट लेते हैं इनको। तो क्या किया जाए? उसने कहा पहाड़ों को घेरो चारों तरफ से। कितने दिन तक पहाड़ में बैठे रहेंगे? पहाड़ में स्टॉक तो खत्म होगा। पहले जब किलों को घेर के बैठते थे तब भी तो साके करने पड़ते, इस बार पहाड़ घेर लो, सारे के सारे पहाड़ घेर लिए जाए। पूरी अरावली में जहां जहां ये बैठे हैं उन चारों तरफ से लॉक किया जाए, फिर देखते हैं क्या करेंगे। अजमेर वाले रूट पे जो एक जगह थी, उस जगह का नाम था दिवेर। कौन सी जगह थी? इस रूट को सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी था, क्योंकि मुगलों का अड्डा अजमेर था। इसलिए मुगलों की जो भी सप्लाई आया करती वो कहां से आती थी? अजमेर वाले रूट से आती, इस दिवेर वाले रूट से आती। और मेवाड़ वालों का पूरा ध्यान इस पे था कि मुगलों की सप्लाई चेन तोड़ दो। तो मुगलों की सेना यदि मेवाड़ में आके लड़ेगी तो खाना पीना तो करेगी। खाना पीना कहां से आएगा? उनका आटा कहां से आएगा? अजमेर से। वो बीच में लूट लो, फिर देखते हैं मुगल कितने दिन। तो मुगल बड़े परेशान रहा करते थे कि यार मेवाड़ वाले बीच में सप्लाई छीन लेते हैं। तो उसने कहा सप्लाई वाला जो रूट है यहां पर तो मैं बैठा हूं। पर इस बार मेवाड़ वाले हाथ लगा के दिखाए। उदयपुर वाले रूट पे एक सेना लगा दी गई, वो सेना कहां लगाएगी? देबारी। पाली वाले रूट पे एक सेना लगाएगी, वो देसुरी। डूंगरपुर वाले रूट पे एक सेना लगेगी, देवल। चारों रास्ते जाम, बाहर मत निकलने दो। पहाड़ है, अब पहाड़ों के बीच में देखते हैं कितने दिन रहेंगे। या तो मरेंगे पहाड़ों में और या बाद में आगे सरेंडर करेंगे, बाकी इनके पास और कोई भी चारा नहीं। और चप्पे चप्पे चौकसी, पूरी रात चारों तरफ से सुरक्षा प्रहरी गुंजे वहां पर। और वाकई मेवाड़ वालों को जाम कर दिया सुल्तान खान ने। प्रतापन बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, चुपचाप बैठे हुए कि यार सुल्तान खान यहां से निकल जाए तो कुछ करे सुल्तान। पर सुल्तान खान दिवेर में आराम से मजबूती से बैठा। थोड़े दिनों में जब मेवाड़ वालों की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, मेवाड़ वाले चुपचाप ही बैठे रहे, तो सुल्तान खान थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया। और सुल्तान खान लगा कि ठीक है, मामला ठीक है। तो जहां पूरी रात सुरक्षा हुआ करती, अब पूरी रात नहीं देते, अब रात में कहते 2 बार बस सुरक्षा लगा लो। पहले एक एक चौकसी बहुत अच्छी हुआ करती, अब थोड़ी थोड़ी चौकसी में थोड़ी ढील देनी शुरू कर दी। महाराणा प्रताप इसी मौके की तलाश में बैठे थे कि ये कब कॉन्फिडेंट होते हैं, कब थोड़े से लापरवाह होते हैं। इतने में त्योहार आया दशहरा। कौन सा त्योहार है? दशहरे पे हथियारों की पूजा होती। हथियारों की पूजा के लिए अपने घरों में अब तक कहते हैं
कि साहब हथियार की जब पूजा करते हो तो तलवार यदि म्यान से बाहर निकली तो अंदर तभी डालिए जब उसके खून लगे। उसके आप तलवार को म्यान से बाहर निकाल ली तो अंदर जब डालोगे उससे पहले क्या लग जाना चाहिए? खून। तो अब तो अपने घरों में तो क्या करते हैं, बकरा लाओ तो फिर खून और तो किसका लगाओ, इसका तो झटका करो कम से कम। तो कोई बकरे का झटका कर लिया, या कई बार और नहीं होता तो खुद की अंगुली काट के उसके थूथा खून लगाते हैं, बाकी डायरेक्ट म्यान के अंदर नहीं डाली जाए तलवार। राजा महाराजाओं के टाइम में युद्ध करते, दशहरे के युद्ध जरूरी हुआ करते, और दशहरे वाले जो युद्ध होते हैं उनको बोलते टीका दौड़। क्या बोलते? टीके लगाए, हथियारों पे टीके लगाए, तिलक लगाए। अब तिलक लगाने के बाद में दौड़ करके युद्ध किए जाएंगे, वो युद्ध कौन से है? तो आसपास की किसी भी रियासत से छोटा मोटा पंगा चल रहा होता तो उस दिन थोड़ा उस पंगे को बड़ा करके आते, थोड़ा बहुत लड़ाई करके आते। और नहीं चल रहा है तो अपने किसी बंदे को कहते लड़, थोड़ा तो लड़ हमारे खिलाफ, दो चार यूं ही एक दूसरे को गालियां निकालेंगे, थप्पड़ मारेंगे, पर छोटा मोटा युद्ध कर ही लिया करते थे। उन युद्धों को क्या बोलते, कब किए जाते? इस बार दशहरा आया हुआ, हथियारों की पूजा की, मेवाड़ वालों ने पहाड़ों में प्रताप हथियारों की पूजा करते हैं। अब सब टीका दौड़ किधर करवाए, आपने तो बाहर ही नहीं निकल पा रहे, अपने तो जाम पड़े चारों तरफ से। प्रताप ने कहा इस बार दिवेर पर हमला करेंगे। कहां पर हमला करेंगे? दिवेर। दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है, अजमेर वाली के लिए उन्होंने चौकसी लगा रखी, इसलिए वहां तो उनकी सुरक्षा ज्यादा है। प्रताप ने कहा तभी तो मुगल सपने में भी नहीं सोच सकते कि अपने दिवेर पर हमला करेंगे। मुगलों के दिमाग में यह है कि यदि मेवाड़ वाले हमला भी करेंगे तो कहां करेंगे? देवारी देसुरिया देवर। सुल्तान खान इतना कॉन्फिडेंट है कि सुल्तान खान को लगता है कि यार दिवेर पर तो कोई भी हमला कभी भी किया नहीं जा सकता। एक दिन अचानक दिवेर पर हमला किया जाता, पूरी मुगल फौज मार दी। सर्जिकल स्ट्राइक है, सिंगल बंदा नहीं छोड़ा था दिवेर वाले युद्ध में, सब के सब मारे थे इन्होंने, भागने नहीं दिया था किसी को। और उधर से उनकी सहायता हो रही थी ईडर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वो तीनों हो रहे। पहाड़ों के अंदर से ये निकले, बाकी पहाड़ों से वो निकल के घेर के मारा था दिवेर के अंदर। तो मुझे लगता है हिस्ट्री कितनी बाइस्ड हो सकती है कि भारत का इतिहास दिवेर के युद्ध के बारे में नहीं जानता, कि मुगलों की पूरी फौज काट दी गई, सिंगल आदमी नहीं छोड़ा गया। हार जीत के फैसले तो बहुत बाद की बात है, कोई जाके समाचार तो देता कि कोई बचा है कि नहीं बचा है। उधर सेनापति कौन है आपका? सुल्तान का अमर सिंह था प्रताप का बेटा। कहते हैं अमर सिंह ने सुल्तान खान के भला मारा था, आर पार निकाल दिया था, कितना भयंकर तरीके से सुल्तान खान को मारा था। यह युद्ध अमर सिंह की वीरता का चरम है, कि अमर सिंह क्या योद्धा रहा होगा। वो दिवेर का युद्ध बताता है कि उसने सुल्तान खान जैसे सेनापति को भाले से बींद दिया था। दिवेर का युद्ध हमारे इतिहास का पूरी तरीके से खा गए। मतलब दिवेर के युद्ध के बारे में स्टूडेंट तभी जानता है जब आप ये कंपटीशन की तैयारियां करते हो, वरना टाबर बीए एमए भी कर ले तो दिवेर का युद्ध कभी भी क्लियरली इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, 10th तक की किताबों में तो खाया हुआ है, भयंकर ढंग से खाया हुआ है। आगे वाले कोई बीए एमए करे तो उसके सामने दिवेर आए, पर वो भी इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि हल्दी घाटी आपने इतना हाईलाइट करके छोड़ दिया कि दिवेर उसके नीचे दब के रह गया। क्योंकि दिवेर को हाईलाइट किया जाता है तो इतिहासकारों के कई षड्यंत्र मंसूबे उनके जो भी है वो कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि दिवेर बताया जाता है तो क्लियर लिखना पड़े कि प्रताप जीते हैं। फिर किंतु परंतु वाली बात ही समाप्त हो जाती है कि इसमें कौन जीता था और कौन नहीं जीता। जब पूरी सेना ही मर गई सामने वाली, तो फिर तो इधर वाला पक्ष जीता आपके। दिवेर बताया जाए तो फिर ये बताना पड़ेगा इधर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सारे के सारे प्रताप के साथ में लड़े थे। इसका मतलब प्रताप एक संगठन बनाने वाले राजा थे। क्या बनाने वाले राजा थे? मेरे तो ये भी कभी समझ नहीं आया कि मिडाइवल के इतिहासकारों को इतनी इतिहास की समझ नहीं है कि अपने भारत में अक्सर एक बात की जाती है, मैं अच्छे अच्छे लोगों को ये बात सुनते हुए देखता हूं कि महाराणा प्रताप अकेले रह गए थे, बाकी लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था। अरे कहां नहीं दिया यार, पूरी बाउंड्री सील थी, सारे के सारे तो लड़े हैं साथ में, और कैसे लड़वाओगे आप साथ के अंदर? और सारे के सारे लड़े हैं, इसलिए मेवाड़ इतना सफल हो गया। लड़ाई का तरीका अलग, अब एक जगह युद्ध नहीं कर रहे थे, अलग जगह लड़ रहे थे। ये अगलों की रणनीति थी, ये उनकी कूटनीति थी, कैसे लड़ना है। फिर मुझे सबसे जोरदार फैक्ट तो ये लगता है कि यार अमर सिंह ने सुल्तान खान को मारा था उस युद्ध के अंदर। यह फैक्ट अपने को पढ़ाया नहीं जाता। अमर सिंह के बारे में हम कुछ ही बातें नहीं जानते, उल्टा हमें अमर सिंह के बारे में क्या पता है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। एक दिन अमर सिंह बैठा बैठा घास की रोटी खा रहा था। किसकी रोटी खा रहा था? और एक वन बिलाव आया और उससे घास की रोटी छीन के भाग गया, और अमर सिंह रोने लग गया। हरे घास री रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सूत्यो दुख जाग्यो। कि अमर सिंह छोटा सा था, वो चीख पड़ा राणा का दुख, और राणा को लगा गया धिक्कार है इस जीवन पे, जब मैं मेरे बेटे को रोटी नहीं खिला सकता तो इस बाकी प्रजा की तो क्या ही रक्षा कर पाऊंगा। ऐसी कहानी है। मुझे कोई बताए कि जो आदमी सुल्तान खान जैसे सेनापति को भाले से पार कर देता है 1582 में, क्या 6 साल पहले वो इतना छोटा सा टाबर था कि उसके हाथ से रोटियां छीन छीन के भाग जाए?
सुल्तान खान को जब वो भाले से मारता, उसे ठीक 2 साल पहले शेरपुर में जब वो महिलाओं को उठा के लेके गया, उसको ये भी पता किसको लेके जाना और किसको छोड़ के जाना। पर हमारे सामने अमर सिंह की छवि आज दिन तक किसी आप सामान्य आदमी से अमर सिंह के बारे में पूछे, हो गया यार और घास की रोटी वाला। अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया था। मैंने बताया था उदय सिंह के पोता हुआ था, और उदय सिंह के पोता हुआ तो उदय सिंह जी एकलिंग जी के धोख लगाने गए थे, 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी, बताई थी। वो पोता अमर सिंह है। यदि अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया तो हल्दी घाटी के टाइम में अमर सिंह 17 साल का है। और आप कहते हो कि 17 साल का जो टाबर था वो घास की रोटी खाता रहता। पर दिन वन बिलाव छीन के भाग गया और प्रताप ने कहा कि ओ पापा के पास आई डैडी, एक ही रोटी थी, अब तो मेरे पास रोटियां भी नहीं बची है। कहां से लाए ये कहानियां? हम खुद पढ़ते हैं कि उससे पहले 1573 में जब मान सिंह बातचीत करने के लिए आया तो उससे बातचीत करने के लिए कौन गया था? पर हमें वो मतलब तोता मैना टाइप की कहानियों में उलझाया हुआ है। हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरफ कभी नहीं पढ़ाया गया। उल्टा सुल्तान खान कहता है कि जब सारे मुगल फौजी मर गए थे तो महाराणा प्रताप घायलों के बीच में घूम के घायलों को उठा उठा के ला रहे थे अपने सैनिकों के साथ। सुल्तान खान घायलों में पड़ा था, मरा नहीं था सुल्तान खान, सांसें चल रही थी। तो प्रताप गए सुल्तान खान से बातचीत करने के लिए। तो सुल्तान खान ने पड़े पड़े महाराणा प्रताप को देख के नमस्ते किया और महाराणा प्रताप का यार वो कौन था जिसने मेरे भला मारा है? मैं ये डाकी टाइप का आदमी यार, मेरे सामने को आए तो वो मेरी आंखें देख के मर जाए, और कोई बंदा यार इस कदर भाला मार के गया, आर पार निकाल गया मेरे, कौन था वो? तो महाराणा प्रताप को लगा कि यार अब इसको क्या बताएं कौन था। तो उनके खुद के पास में फौजी को दूसरा खड़ा था, उनको लगा मरने वाला आदमी है पूछ रहा है, तो उन्होंने उस फौजी का आगे क्या कहा, ये था ये जिसने भला मारा था। उसने कहा नहीं यार ये नहीं था, लड़का दूसरा था यार, मैं उसके चेहरे मोहरे से पहचानता हूँ, लाल बम आंखें थी उसकी, और जब उसने मारा था तभी वो अलग ही दिख रहा था यार, उसको बुलाया जाए। तो कहते अमर सिंह कैंप में था, अमर सिंह को बुलाया गया और महाराणा प्रताप ने कहा भाई ये तो मेरे वाला ही था, इसी ने मारा है तेरे को। तो सुल्तान खान अमर सिंह कहता कि शाबाश तुम एक वीर पिता के वीर पुत्र हो, वाकई यार मुझे मारा है तुमने। फिर महाराणा प्रताप ने कहा कि भाई को अंतिम इच्छा हो तुम्हारी तो बता दो। तो उसने कहा पानी पानी पिला दो। मरते आदमी को प्यास ज्यादा लगती है, सांसें टूट रही उसके, अब मरे कब मरे बस ये था एकदम, तो पानी पिला दो। हिंदू धर्म कहता है कि मरते हुए आदमी गंगा जल पिलाया जाए तो ठीक रहता है, तो सुल्तान खान को गंगा जल पिलाया। अब वो पानी पी लिया, उसकी आंखें बंद हो गई पर सांसें टूटे ही नहीं उसकी, कालजा धक 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 करे। तो अब क्या किया जाए, मर ही नहीं रहा यार आदमी, अब न तो जिंदा है ना मरा हुआ है, अब ये कितनी देर लगेगी, इतनी तड़पेगा बेचारा और कोई इलाज नहीं। तो किसी ने कहा भाला जब तक बाहर नहीं निकालोगे ना तड़पेगा। तो दो ही तरीके, या तो इसका खून निकलेगा पूरा बाहर, धीरे धीरे खून निकल के मरेगा, या इसका भाला खींच दो तो मर जाएगा बेचारा, तड़पे तो नहीं, मरना तो है इसको। तो अमर सिंह को कहा कि भाला खींच दे बाहर। तो कहते अमर सिंह से भाला खींचा नहीं गया, तो इतना मोटा था वो कि उसके भाला अंदर रुक गया था पूरा। फिर अमर सिंह अपने दोनों पैर उसके पैरों पे लगा खड़ा होता है, जोर से भाला खींचता है, भाला खींचते सुल्तान खान मर गया था। वो अमर सिंह था। जिस अमर सिंह की कहानियां आपके पास ये है कि वो घास की रोटियां खाता था। उदय सिंह की कहानी आपके पास है कि घास के पत्तों में लेके गए थे उसको, और अमर सिंह की कहानियां आपके पास है घास की रोटियां। अच्छा कहानियां इसी प्रकार की होती है। मैं कन्हैयालाल सेठिया का पुरजोर प्रशंसक हूं। मुझे राजस्थानी भाषा के जब जब कवियों के नाम लेने पड़ेंगे, कन्हैयालाल सेठिया मूर्धन्य साहित्यकारों के पहले नंबर पर आएंगे। और कन्हैयालाल सेठिया की वो कविता है पाथल और पीथल, जिसके अंश उठाए गए। पर सेठिया जी कवि है, इतिहासकार नहीं है। इतिहासकारों को तो समझना चाहिए कि कवि इस प्रकार की बातें लिख सकता है, कवि कल्पना ही करता है, कल्पनाओं में इस प्रकार की चीजें लिखी जा सकती है। हिस्ट्री में तो मत पढ़ाओ टाबरों को, अपने इतिहास की किताबों में। हरे घास की रोटी थी, अरे यार पहले तो घास की रोटी कौन कौन खाता है बताया जाए, देखे कि कब कब ऐसा होता है कि घास की रोटियां खानी पड़ती। गरीब से गरीब आदमी घास की रोटी खाता है क्या? बाजरी खा लेता होगा, गेहूं नहीं मिले तो कम से कम, पर यहाँ घास की रोटियां इस प्रकार के सिखाए गए। सुल्तान खान को जब मारा गया और इतने भयंकर तरीके से मारा गया, उसके बाद तो मुगलों की तरफ से प्रताप के खिलाफ आने से मना कर दिया था किसी भी सेनापति। अकबर ने कहा अब कौन जाएगा लड़ने, लोगों का दिमाग खराब है, सुल्तान खान गया था भयंकर मारा है, कोई आदमी आगे समाचार देने लायक भी नहीं बचा कैसे कैसे किस किस को मारा है। जब सारे मना कर दिया करते कि कोई लड़ने नहीं जाएगा, तो अपने राजस्थान वाला पक्का कोई ना कोई तैयार हो ही जाता। अपने राजस्थान वालों को लगता था कि भयंकर युद्ध, इसका मतलब मरने के चांसेस ज्यादा है, और युद्ध में लड़ते हुए मरे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और स्वर्ग के चक्कर में लड़ाई कर लिया करते। तो जगन्नाथ कछवाहा जो मानसिंह वाला अंकल था, उसने कहा मैं चला जाऊंगा। तो 1585 में अकबर एक बार ट्राई और करता है, और इस बार भेजता जगन्नाथ कछवाहा को। प्रताप को बड़ा गुस्सा है कि यार आमेर वाले तो मान ही नहीं रहे, कभी बाप आता है यहाँ पे, कभी बेटा आता है, कभी समझाने आते हैं, कभी लड़ाई करने आते हैं, कभी अंकल आ जाता है। इस बार प्रताप ने आमेर पर हमला कर दिया। क्या हमला कर दिया?
तुम मुगलों का साथ दोगे तो लो फिर तुम मजे देखो देखे। तो आमेर इधर टोंक तक हुआ करता अपना, कहां तक हुआ करता, और टोंक में अपने एक जगह पड़ती मालपुरा। कौन सी जगह थी, मालपुरा, बहुत पैसे वाली जगह थी, व्यापारिक केंद्र था। पाली, मालपुरा, ये राजस्थान के बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक थे। प्रताप आमेर पर हमला करते हैं, मालपुरा छीन लेते हैं। क्या छीन लेते हैं, ये आमेर वालों को संकेत था कि इस बार यदि तुम वापस मुगलों की तरफ से आओगे, मैं वापस तुम्हारे आमेर का कुछ ना कुछ छीन लूंगा। तो इसके बाद आमेर वालों ने आना बंद ही कर दिया। अकबर ने कहा कौन जाएगा आमेर वालों का, हम नहीं जाएंगे, बाकियों का देख ले तू। क्यों नहीं, तो वो बापू इधर हमारे आ जाते हैं यार, हमारे आगे लूटपाट करके चले जाते हैं। आमेर वाले आने बंद हुए तो बाकी मुगल सेनापतियों की हिम्मत ही नहीं थी कोई यहाँ पे लड़ सके आके।